1 करोड़ रुपए पे भी आप जीरो टैक्स देने वाले हो, ऐसे कैसे? 50,000 रुपये तक एग्जाम्प्ट होता है और 50,000 से ऊपर चला गया तो वो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है, बट उसकी एक एक्सेप्शन है। और वो एक्सेप्शन क्या है? अगर मेरे को गिफ्ट एक नॉन रिलेटिव से मिल रहा है तो वो भी क्या टैक्स फ्री हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सरकार कह रही भैया शादी कर रहे हो, आगे तो आपका जीवन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने ही वाला है, तो चलो एक बार तो जीवन जिंदगी उतना अच्छे से जी लो। सो शादी पे एक तो हो गया कैश मिला और ये भी हो सकता है कोई गोल्ड देके गया है, राइट? अब वो जो गोल्ड मिला था वापस गिर गया। तो गाइस, वृंदा ने मुझसे क्वेश्चन पूछा अभी, और है ना, ये पूछ नहीं रही, कह रही बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन था वो, तो मैं पूछ देता हूँ। तो ऐसे तो भाई बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है, हम सबको ये गिफ्ट आज ही लाना है, शादी पे ही दीजिएगा, है ना, आप आए ना आए, लेकिन पेटीएम करो तो वो दिक्कत हो जाएगी, है ना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक शाउट आउट देना चाहता हूँ ग्रो को, और थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वी आर नाउ पार्ट ऑफ ग्रोज नेटवर्क, एंड साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी वजह से हमारे चैनल पे आपको वैल्यूबल और नॉलेजेबल कंटेंट मिलता रहता है। गिफ्ट्स रिसीव्ड 1 करोड़ इन कैश और टैक्स 0। यस, इसी मुद्दे पे हम लोग जो है आज बातचीत करने जा रहे हैं। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। 46 लाख शादियां होने वाली हैं, आप लोग इसे सिर्फ 46 लोगों के साथ, यानी कि 46 लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में आपके जो भी सवाल हो वो जरूर पूछेगा, क्योंकि ये वीडियो एक्चुअली में बहुत सारे टैक्सेस बचाने में आपकी हेल्प करने वाली है, राइट। एंड जो भी आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड डेटा हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे हर किसी को रिप्लाई करने का। अब चलते हैं हम लोग 1 करोड़ पे जीरो टैक्स देने के लिए। यस वृंदा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज बताएं आज आपके क्या क्या सवाल हैं। सो अगर मेरे को 50,000 रुपए मिले हैं, राइट, तो उस पे मतलब आपने तो ऑल्दो 1 करोड़ रुपए बोला है, मैं तो 50,000 रुपए की बात कर रही हूँ कि 50,000 रुपए मिले, इस पे टैक्स कैसे बचाया जा सकता है? हाँ, सो अगर 50,000 रुपये मिले हैं तो आपको उस पर एज सच टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोलता है कि अगर आपको 50,000 रुपीज़ तक का कैश गिफ्ट मिल रहा है, अभी हम कैश गिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको उस पर कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो 50,000 रुपए हैं किसी से भी मिले हों, चाहे वो रिलेटिव है नहीं है? यस, 50,000 रुपीज़ आपको किसी से मिले हों, आपको कोई भी टैक्स देने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। सो आपने 50,000 रुपए बोले हैं, अगर मैं आपको बोल दूं कि 50,000 10 रुपए हो गया तो क्या होगा? तो बस आपसे वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था। खुश हो जाइए, गिफ्ट मिला है 50,000 10 रुपये का आपको, लेकिन अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। पूरे 50,000 मतलब 50,000 10 रुपए पे या फिर 10 रुपए पे? अच्छा, आपको क्या लगता है किस पे देना पड़ेगा? गवर्नमेंट ने तो पूरा ही लेना है। तो बिल्कुल सही मेरे को ऐसे कि लगता है। बिल्कुल सही कि अब आपको पूरे 50,000 10 रुपये पे टैक्स देना पड़ेगा। यानी क्या लॉ क्या बोलता है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको पूरे ईयर में 50,000 रुपीज़ तक का गिफ्ट मिला है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन 50,000 रुपये से एक भी रुपया ऊपर चला गया तो आपको पूरे अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी आपने बात समझिए कि 50,000 की एग्जाम्पशन नहीं है, बस वो 50,000 का एक थ्रेशोल्ड दे रखा है कि यहाँ तक गिफ्ट मिलेगा तो टैक्सेबल नहीं है, इसके ऊपर गया तो सारा गिफ्ट आपके जो भी आपको कैश गिफ्ट मिले होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। सो अब ये केस तो हो गया कि 50,000 10 रुपए मेरे को एक ही पर्सन ने दिया है, राइट। ठीक है, बट ऐसा भी तो हो सकता है मेरे को किसी ने 31,000 रुपए दिए और एक और ने 31,000 रुपए दिए, पहले तो ये क्या लोग होने है वाला है? कौन भाई 31,000 रुपये गिफ्ट दे रहे हैं? इनसे मिलवाओ पहले मुझे। तो ये मान लेते हैं कि आपको 31,000 रुपये आपकी फ्रेंड ए ने गिफ्ट दिए और 31,000 रुपये आपको फ्रेंड बी ने गिफ्ट दिए। मैं इसको थोड़ा सा अपने वाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ। तो ये है वृंदा, राइट। वृंदा को यहाँ पे बना भी देते हैं। अच्छा सा, ठीक है, बाल तुम्हारे थोड़े से बड़े हैं। ये लो जी, ये है वृंदा। अब वृंदा को जो है वो गिफ्ट मिल रहा है, लेट अस से आपकी एक फ्रेंड है मिस भाटिया, राइट, और आपकी एक फ्रेंड है मिस वर्मा। आपको भाटिया जी और वर्मा जी ने जो है वो गिफ्ट दिए हैं। भाटिया जी ने आपको 31,000 रुपये गिफ्ट दिए हैं और वर्मा जी ने भी आपको जो है 31,000 रुपये गिफ्ट दिए हैं। अब आप बड़ी खुश हो रहे हो कि वाह, आज तो हम ये पढ़ के आए हैं कि भैया 50,000 रुपये तक का गिफ्ट जो है वो एग्जाम्प्ट होता है, तो ना तो इसका 50,000 से ऊपर गया ना तो इसका 50,000 से ऊपर गया। तो मैं एक डायलॉग मारना चाहूँगा जो मेरे टीचर हैं अजय जैन सर, वो मारा करते थे, वो ये कि सरकार ने क्या चूड़ियाँ पहन रखी हैं। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को जैसे बनाया ना, वो पता है क्या है, गवर्नमेंट कहती है भैया हम रिसिपिएंट वाइज देखने वाले हैं, वृंदा इज द रिसिपिएंट, तो हम रिसिपिएंट वाइज चेक करेंगे। अगर इन टोटल आपको गिफ्ट देने वाले कितने भी लोग हों, इन टोटल इफ द अमाउंट एक्सीड्स ₹50,000 देन द एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल, राइट। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो अगर
आपको भाटिया जी ने, वर्मा जी ने 31 दिए, टोटल हो गया 62,000. इज इट एक्सीडिंग 50,000? Yes. द एंटायर 62,000 विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड्स. और मैं आपको ये भी बता दूं, हमने कई बार डिस्कशन किया है कि इनकम टैक्स के जो है वो 5 हेड्स होते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज. ये आपका पूरा का पूरा अमाउंट अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा. आपको 1 रुपये की भी इसमें कोई एग्जेम्पशन वगैरह नहीं मिलने वाली है. राइट. सो आपने जो मेरे को चीज़ें समझाई, यहाँ पे तो आपने ये बता दिया 50,000 रुपये से 1 रुपये भी ऊपर जा रहा है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. राइट. बट स्टार्टिंग में आपने बोला था कि 1 करोड़ रुपए पे भी आप जीरो टैक्स देने वाले हो. ऐसे कैसे? तो क्लिक बेट भी तो करना होता है. ओके. सो इससे पहले लोग नाराज हुए कि मैं क्लिक बेट कर रहा हूँ. नहीं, ऐसा नहीं है. सो इनकम टैक्स एक्ट में कुछ एक्सेप्शंस दे रखी हैं. जैसे कि मैं आपको एक एक्सेप्शन समझाता हूँ कि आपको आपके रिलेटिव से जितना मर्जी गिफ्ट मिल जाए, अब वो 1 करोड़ मिले, 2 करोड़ मिले, 5 करोड़ मिले, 10 करोड़ मिले, 50 करोड़ मिले, रिलेटिव से मिले हुए गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं होता. इवन रिलेटिव के, जब रिलेटिव गिफ्ट आपको दे रहे हैं तो उसमें ओकेजन भी मैटर नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर आज खुश हुए और वृंदा को जो है 1 लाख रुपए दे दिए, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, जीरो टैक्स. राइट. ये बोलने के बाद मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा. रिलेटिव की डेफिनेशन को ज़रूर समझें. ऑल्दो काफ़ी ब्रॉड डेफिनेशन है, राइट, बट काफ़ी लोग उसमें से एक्सक्लूडेड हैं. जैसे कि आप ये सोच सकते हैं कि आपके चाचा जी आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं, लेकिन चाचा के बेटे रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आते. और रिलेटिव की डेफिनेशन इनकम टैक्स में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. हर सेक्शन के लिए अलग अलग जो है उन्होंने रिलेटिव्स को डिफाइन कर रखा है. हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, बट मोटे मोटे तौर पे आपके रिलेटिव इरिस्पेक्टिव ऑफ द ओकेजन आपको कोई भी गिफ्ट देते हैं, इट विल बी कंप्लीटली एग्जेम्प्ट. उस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है. आप घर जाइए, एंजॉय कीजिए उस पैसे को. ओके. सो ये जो स्टार्टिंग में आपने 1 करोड़ रुपए बोला था, वो रिलेटिव से बोला था क्या? आप बोलो तो मैं नॉन रिलेटिव से भी दिलवा के एग्जाम करा सकता हूँ. कैसे? उसका भी एक ट्रिक है, लेकिन पहले रिलेटिव वाली बात को कंप्लीट कर लेते हैं. यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को पैसे दिए, या आप मतलब आप अपने स्पाउस को पैसे दे रहे हैं, वाइफ हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ को, एज द केस में भी, वहाँ पे गिफ्ट प्रोविजन तो नहीं लगेंगे, लेकिन वहाँ पे अगेन सरकार ने क्या चूड़ियाँ पहन रखी हैं. सो गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द प्रोविजंस ऑफ क्लबिंग. राइट. हमने एक बहुत अच्छी वीडियो भी उसको बना रखी है. तो हस्बैंड अगर वाइफ को गिफ्ट देता है और वाइफ उस पैसे से कुछ पैसे, वाइफ उस कैश से कुछ अर्न करती है, चाहे बिजनेस में लगा के या अदरवाइज वो एफडी उसकी बना के कुछ अर्न कर रही है, तो वो इनकम हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, नॉट बिकॉज ऑफ द गिफ्टिंग प्रोविजन बट बिकॉज ऑफ द क्लबिंग प्रोविजन. तो ये थोड़ा सा नुआंस चीज़ है, ये आपको समझ लेना चाहिए कि गिफ्ट देते समय भी, ऑल्दो ये कहा जाता है रिलेटिव जब देता है तो कुछ टैक्सेबल नहीं होता है, बट उसके अदर आपके ऊपर क्या इंप्लीकेशंस आ रहे होते हैं वो आपको जरूर समझ लेने चाहिए. आई थिंक हमने काफ़ी डिटेल में ये कवर किया था उस वीडियो में. और जो हम डिटेल में वीडियो कवर करते हैं वो चलती नहीं. तो पीपल जस्ट वांट टू नो कि ज़्यादा रिटर्न कैसे बनाए. बट मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा सब लोगों को कि वो वीडियो हमारे चैनल पे है, उसको जाके आप ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ उसमें से सीखने को मिलेगा. सो आपने रिलेटिव वाली चीज़ तो बता दी, बट अगर मेरे को कोई गिफ्ट नॉन रिलेटिव से मिल रहा है तो उसमें क्या प्रोविजंस रहते हैं? देखो, नॉन रिलेटिव से मिल रहा है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया 50,000 तक एग्जाम्प्ट होता है, और 50,000 से ऊपर चला गया तो वो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है. बट उसकी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, तभी मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था 46 लाख शादियां आ रही हैं, और 46 लाख शादियों में अगर आप 46 लोगों से भी इस वीडियो को शेयर करेंगे तो माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, क्योंकि आप उनको टैक्स बचाने का फॉर्मूला बता रहे हैं. है क्या वृंदा, कि अगर शादी के ओकेजन पे किसी को गिफ्ट रिसीव होता है, वेदर रिलेटिव और नॉन रिलेटिव, किसी से भी, वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन हु इज गिविंग द गिफ्ट. कोई अमाउंट जो आपने 50,000, कुछ भी नहीं लगेगा इस पे? नथिंग शैल बी टैक्सेबल एट ऑल. सरकार कह रही भैया शादी कर रहे हो, आगे तो आपका जीवन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने ही वाला है, तो चलो एक बार तो जीवन जिंदगी उतना अच्छे से जी लो. तो यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल की मैरिज है और उसे मैरिज पे, मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति का रिलेटिव नहीं हूँ, किसी भी मैं रिलेटिव की डेफिनेशन नहीं आ रहा हूँ, मैंने जाके 5 लाख रुपए गिफ्ट कर दिए उसको, तो उसके लिए कंप्लीटली टैक्स फ्री रहने वाला है, कंप्लीटली टैक्स फ्री. यानी कि उसको उस पर जीरो टैक्स पे करना है. गोल्ड दे दिया, पैसे दे दिए, शेयर्स दे दिए, ये सब कंप्लीटली क्या रहेगा, टैक्स फ्री, एंड विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट, यानी कोई अमाउंट पे लिमिट नहीं है. अगर एक लाइन में बोलूँ तो शादी पे मिले हुए गिफ्ट, किसी से भी मिले हुए गिफ्ट कंप्लीटली टैक्स फ्री होते हैं. सो जो आपने बोला कि टैक्स फ्री होते हैं शादी पे मिले हुए गिफ्ट, तो ये शादी पे मिले हुए गिफ्ट मतलब शादी वाले दिन ही मिले हुए गिफ्ट, या क्या है, कुछ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है.
तो एक तो हिंदुस्तान में ना शादी बड़ी लंबी चलती है, अब तो फिर भी छोटी होने लग गई है। नहीं तो पहले अगर आप पुराने ज़माने में जाओगे तो दिनों दिन शादियाँ चलती रहती थी, एक शादी होती थी और वो कम से कम 2 हफ्ते चल रही होती थी, राइट। अब तो 3-4 दिन में, अगर डेस्टिनेशन वेडिंग है तो 3-4 दिन में सब कुछ सेटअप हो जाता है। बट फिर भी अगर आप देखोगे तो देयर आर सर्टेन सेरेमनीज, रोका, फिर सगाई, फिर सगन, और मतलब डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द रिचुअल्स जो भी जिस भी जगह से आप बिलोंग करते हैं, तो 3-4 फेस्टिवल तो हो ही जाते हैं, 3-4 उसमें सेरेमनीज तो हो ही जाती है, राइट। सो इस पे अगर मैं बोलना चाहूँ तो मेरे को जो समझ आता है चीज़ें पढ़ के, देख के, टैक्स की बुक्स पढ़ के, थोड़े बहुत केस लॉ समझ के, वो ये कि देखिए शादी की डेट पे मिले तो बहुत ही अच्छा है, उसमें तो आपको फिर प्रूव करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता, राइट, क्योंकि शादी की डेट पे आपको मिल रहा था। और हम आगे बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं। बट अगर शादी से पहले मिला है और शादी के बाद मिला है तो भी अगर आप ये इंटेंशन बता सकते हैं, इंटेंशन आपकी क्लियर है कि भैया ये गिफ्ट शादी के लिए ही दिया गया है, तो एज सच कोई टाइम फ्रेम डिफाइंड नहीं है लॉ में, बस इन कनेक्शन में मैरिज होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं मिस्टर एक्स को जाके गिफ्ट दे रहा हूँ उनकी शादी पे, अब मैं उनकी शादी अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बाहर था, मैं 10 दिन बाद आया, तो 10 दिन बाद मैंने एक्स के घर पे विजिट किया और मैंने भाई अपना वो लिफाफा पकड़ा दिया, तो अब वो लिफाफा टैक्सेबल थोड़ा ना हो जाएगा, क्योंकि मैं वो किस इंटेंशन से दे रहा हूँ, मैं शादी में गिफ्ट देना चाहता था वही दे रहा हूँ, 10 दिन बाद दे रहा हूँ। किसी ने 10 दिन पहले दे दिया, किसी के बच्चों के पेपर चल रहे हैं वो नहीं आए, वो बाद में आए, किसी को यूएस जाना था तो भाई वो पहले गिफ्ट दे के चला गया। सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स, और अगर हम ये अलाउ ना करें तो ऐसे तो भाई बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है, हम सबको भैया गिफ्ट आज ही लाना है, शादी पे ही दीजिएगा, है ना, आप आए ना आए लेकिन फिर टीएम करो तो वो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये जो लॉ है हमें उससे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ देखना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट शादी के दिन पे ही गिफ्ट मिले। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप जो है वो गिफ्ट शादी के बाद भी रिसीव कर रहे हो, शादी के पहले भी रिसीव कर रहे हो। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज दैट इट मस्ट बी इन रिलेशन टू दी मैरिज, कनेक्शन इस्टेब्लिश होना चाहिए कि मैरिज के लिए ही ये गिफ्ट जो है वो दिया जा रहा है, राइट। सो अभी आपने बीच में बोला ना लिफाफा, तो मेरे को लिफाफे से याद आया, अब उसमें होगा कैश, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे कैश वाले लिफाफे आए हैं, अब जिसकी शादी है उसने जाके अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराए, तो वो भी टैक्स फ्री है कि इतना सारा कैश आप डिपॉजिट करा रहे हो। सी इफ यू कैन प्रूव ये कैश मुझे अपने शादी पे रिसीव हुआ था, राइट, तो बस आपको फिर क्या टेंशन है, आपके लिए प्योर वाइट मनी है, राइट। अब आपके लिए ब्लैक मनी नहीं है, और इशारों को समझो, आपके लिए ब्लैक मनी नहीं है, अब वो क्या है आपके लिए प्योर वाइट मनी है। आप उसको अपने बैंक में डिपॉजिट करिए, उससे म्यूचुअल फंड खरीदिए, जो करना करिए, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। अब आपके लिए वो प्योर वाइट मनी बन गई है, बस आपके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ्स होने चाहिए कि भैया ये मुझे मेरी शादी पे मिले थे, दैट्स इट, राइट। एंड हाउ टू प्रूव दिस, जो आपने बोला डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? सो ये बहुत रेलिवेंट है वृंदा के, आपको अगर गिफ्ट मिल रहे हैं गवर्नमेंट कह रही है एग्जेम्प्ट है, लेकिन याद रखिए कि सरकार आपके पास कभी भी आ सकती है, राइट। अगर आपको स्क्रूटनी में आपका केस पिक कर लिया या गवर्नमेंट को लग रहा है देयर इज समथिंग फिशी, तो वो आपको बुला लेंगे, भाई आओ ज़रा, बुला लेंगे, मतलब नोटिस भेजेंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ जी बताओ, अब ज़रा प्रूव करो कि ये गिफ्ट्स हैं और ये गिफ्ट्स शादी के रिलेशन में। और मैं आपको एक बात यहाँ पे टैक्स प्लानिंग की बता दूँ, लोग कहाँ तक क्या क्या कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि आपके पास कैश है, राइट, अब उस कैश को वाइट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने अपने पड़ोस में खड़े हुए सब्जी वाले भैया को दे दिया कैश, उनको कॉन्फिडेंस में लेके कि भैया शादी में आइएगा और ये कैश हमें गिफ्ट कर दीजिएगा। तो ये तो सीधा सीधा आप देख रहे हो ब्लैक से वाइट, मैंने थोड़ा मैं इसको मिर्च मसाले लगा के सुना रहा हूँ, बट आप समझिए इस बात को कि अगर मैंने उसको दे दिया पैसे और वो सब्जी वाले ने मुझे गिफ्ट दे दिया, राइट, मेरी शादी है और मैंने सब्जी वाले को पहले कैश दिया, उसने मुझे गिफ्ट दे दिया, तो मैं तो क्या बोलूँगा, अरे गिफ्ट मिला था, राइट, रमेश जी गिफ्ट दे के गए भैया, रोज हमसे टमाटर खरीदे, हमने खीरे खरीदे हैं, तो ये गिफ्ट नहीं दे सकते वो हमें, हम इनसे 20 साल से सब्जी खरीद रहे हैं। अब प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पे, ऐसे केसेस में इनकम टैक्स वाले रमेश जी के पास भी जा सकते हैं कि रमेश जी तुम अपनी लड़की की शादी में तो बहुत कम पैसा खर्च किए थे और ये देखिए बुड़बक की शादी में 5 लाख रुपए गिफ्ट दे दिए हैं, तो अब ये समझो कि रमेश जी की क्रेडिट वर्दीनेस भी होनी चाहिए उतनी, अगर वो आपको भाई सोना दे रहे हैं तो उनकी इतनी क्रेडिट वर्दीनेस भी होनी चाहिए कि वो उतना सोना अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और उनकी इनकम टैक्स रिटर्न भी छानी जाएगी कि भैया कोई अगर आपको 5 लाख रुपए गिफ्ट दे रहा है तो उसकी हैसियत भी देखी जाएगी ना कि वो 5 लाख की है या नहीं है, राइट, बुक्स में। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि इसको अब शादी को शादी की तरह ले, शादी को एन अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट ब्लैक मनी इनटू वाइट मनी ना ले, आप भी फंसेंगे, आपके मेहमान भी फंसेंगे, राइट। अच्छा, तो एक बात, दूसरी बात जो डॉक्यूमेंट्स की बात है, देखो शादी में सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेशन क्या है, आपका शादी का कार्ड, आपकी गेस्ट लिस्ट,
राइट। फिर जो आए गेस्ट उनकी लिस्ट, अगर आपने नोटिस किया हो तो हर शादी में आप देखेंगे बिल्कुल एंट्री पे एक अंकल ऐसे काला सा बैग दबा के बैठ रहे हैं, राइट। हर कोई जाके लिफाफा उनको पकड़ा रहा होता है, वो अंकल शादी के मुनीम जी होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, राइट। तो अब आप गौर फरमाना कि वो लिखते भी रहते हैं कौन कौन आया। एंड इवन शादी के बाद की बात बता देता हूँ, मुझे तो अपनी शादी की बात याद आ रही है, पता नहीं बाकी जगहों पे कैसा होता है। शादी के बाद एक पूरा घर के जो बड़े लोग होते बैठते हैं, रजिस्टर लिफाफे के साथ नाम हाँ लिखा भाई, जाता है। अरोड़ा जी 501 है, ऐसे लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है। अच्छा भाटिया जी 101, बहुत ही कंजूस है। तो इस तरीके से पूरा एक रजिस्टर मेंटेन होता है, राइट। तो वो रजिस्टर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है, राइट। गेस्ट लिस्ट हो गया, कितने गेस्ट आए, और सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस आज की दुनिया में फोटोज एंड वीडियोस, राइट। अब वो एआई से बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, जैसे जितनी आसानी से बनती है उतनी आसानी से पकड़ी भी जाती है। सो फोटोज, वीडियोस, गेस्ट लिस्ट, राइट, सेरेमनी की आपकी पूरी जो एक आजकल तो बड़ी बड़ी वीडियो शूट होती है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए एज अ प्रूफ जो है वो चलती हैं। एंड बहुत आसान होता है, अगर बैंक में गिफ्ट आ गया तो उसे तो उसके तो बिल्कुल ट्रेल बना हुआ है। कैश अगर आपके बैंक में किसी ने कैश जमा करा दिया, उसका भी ट्रेल बना हुआ है कि एक बैंक में कैश जमा हो गया। आपने कैश लेकर डिपॉजिट कराया तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको चाहिए ही। सो गाइस, वृंदा ने मुझसे क्वेश्चन पूछा अभी, और ना ये पूछ नहीं रही, कह रही बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन था वो, तो मैं पूछ देता हूँ। वृंदा वाज आस्किंग कि ये जो 10, मान लो वृंदा को 10 लाख रुपये मिले, ठीक है वृंदा, अब देखो अपने क्वेश्चन पे कितना हंस रही है। 10 लाख रुपये मिले एंड 10 लाख रुपए की इन्होंने एफडी करा दी। अब उस एफडी पे जो इंटरेस्ट आ रहा है, ये कह रही वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, जिन्होंने गिफ्ट दिया उनके हाथ में या इनके हाथ में। मैंने कहा लो भाई, एक तो बंदा आपको गिफ्ट दे के जाए, ठीक है, आपकी शादी हुई, मुबारक हो, ठीक है, बंदे ने आपको गिफ्ट दिया, भाई उसने घर से पैसे बचाए होंगे आपको गिफ्ट देने के लिए, और उसके बाद आपने उसकी एफडी कमाई, पैसे आप कमा रहे हो, तो आपको क्या लगता है टैक्स कौन देगा वृंदा जी, बताइए। देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। तो याद रखिए, शादियों पे जो आपको कैश मिलता है, शादियों पे मतलब शादियों पे, समझ गए ना, ऐसे नहीं अपनी चार नहीं करनी है। तो शादियों पे जो कैश मिलता है, उस कैश को अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उससे कोई शेयर्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं, एफडी बनवाते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, उससे जो आपकी इनकम होगी भैया वो आपके हाथ में टैक्सेबल होती है। वो डोनर के हाथ में टैक्सेबल करा दोगे जिसने गिफ्ट दिया है, तो वो क्या कहेगा, बंद हो जाएंगे। वो तो कहेगा भैया कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना, राइट। एक तो हमें शादी में गिफ्ट देना पड़ा, और उससे बेचारे जो इनकम, और सोचो कितने साल तक फिर वो टैक्स देता रहेगा, राइट। आप अपने भैया घर गृहस्थी में बिजी हो गए, वो टैक्स दिए जा रहा है अपने दिए हुए गिफ्ट पे। तो ये बिल्कुल ही मेरे ख्याल से कि ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि भैया उससे जो भी इनकम होगी वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी, ना कि जो डोनर है उसके हाथ में, राइट। सो शादी पे एक तो हो गया कैश मिला, और ये भी हो सकता है कोई गोल्ड देके गया है, राइट। अब वो जो गोल्ड मिला था एक और एस्पेक्ट आपको समझना पड़ेगा गिफ्टिंग का। एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, हमारे थोड़ा जो पड़ोसी हैं वो नीचे कुछ काम करवा रहे हैं, तो उसकी आवाज़ें आपको आ रही होंगी, बट कोई बात नहीं। मैं आपको एक और एस्पेक्ट जो है समझाना चाहता हूँ इस चीज़ का, और वो एस्पेक्ट क्या है, वो एस्पेक्ट ये है कि अगर आपको गोल्ड मिलता है गिफ्ट में, फॉर एग्जाम्पल शादी पे, और आप जो है उस गोल्ड को सेल करते हैं, तो याद रखिएगा वो सेलिंग एग्जेम्प्ट नहीं है। आपको गोल्ड मिला एग्जेम्प्ट, लेकिन जब आप गोल्ड को बेचेंगे उस पर कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होंगे और आपके हाथ में वो टैक्सेबल होने वाले हैं। ये बात आपको जो है वो याद रखनी पड़ेगी किसी भी हाल में। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ए ने बी को गोल्ड दिया गिफ्ट में, और वो गोल्ड गिफ्ट में दिया था मैरिज पे, राइट। वो गोल्ड गिफ्ट में दिया था मैरिज पे, तो जब मैरिज पे गिफ्ट में मिला तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन बी अगर उसे आगे सेल करता है तो इस सेल पे कैपिटल गेन्स अराइज होंगे और वो बी के हाथ में टैक्सेबल होंगे। अब इसमें 2-3 बात ध्यान देने वाली बात है कि बी के लिए इस गोल्ड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होने वाली है। तो बी के लिए इस गोल्ड की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो वही होगी जितने में ए ने उसे परचेज किया था। लेट अस से अगर ए ने 1000 का परचेज किया था तो बी के लिए भी ये 1000 रुपये की कॉस्ट ही मानी जाएगी, और बी के लिए जो पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब कितने समय के लिए बी ने गोल्ड होल्ड किया था, तो वो वहीं से माना जाएगा जहां से ए ने खरीदा था। तो मान लो अगर ए के पास वो गोल्ड 2 साल पहले से पड़ा था, तो याद रखना है कि अब बी को वो अभी मिला था और बी ने 1 साल बाद बेचा, तो टोटल हम मानेंगे इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना, 3 साल का। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आपको मैरिज पे कुछ गिफ्ट में मिलता है, कैश है, आप फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर कोई इनकम हो रही है, इसमें कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, ये इनकम मिस्टर बी के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, यानी रिसिपिएंट के हाथ में ही। लेकिन अगर गोल्ड जैसा कोई एसेट है और गोल्ड जैसे एसेट को आप सेल करते हैं, उस सेल पे इनकम होगी जिसे हम लोग कैपिटल गेन बोलते हैं, तो वो भी बी के हाथ में ही टैक्सेबल होने वाली है। बस
कैपिटल गेन निकालते समय आपको एक सेल प्राइस पता होना चाहिए, एक कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस वो होगा जिस प्राइस पे बी ने बेचा, और कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस वो होगा जिस पे ए ने खरीदा था, यानी जिसने बी को गिफ्ट में दिया था उसने जिस प्राइस पे खरीदा था वो बन जाएगा हमारे लिए क्या? कॉस्ट प्राइस। तो ये है वेडिंग गिफ्ट की सारी कहानी कि आपको अगर वेडिंग पे गिफ्ट मिलता है वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होता है। रिलेटिव से मिले, नॉन रिलेटिव से मिले, मैटर नहीं करता है। शादी वाले दिन मिले, शादी के दिन के बाद मिले, शादी के दिन से पहले मिले, मैटर नहीं करता है। इंटेंशन एंड कनेक्शन विद दी ओकेजन ऑफ मैरिज जो है वो मैटर करता है, राइट? कैश में मिले, नॉन कैश में मिले, मैटर नहीं करता है। कुछ बातें जो ध्यान रखनी है, रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करें क्योंकि आपसे पूछताछ हो सकती है, राइट? साथ में आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि ये कोई परमानेंट एग्जामेशन नहीं है कि वो आप गिफ्ट आगे देते रहेंगे तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा, उसे बेच देंगे तो एग्जाम्प्ट रहेगा, नहीं। आप अगर उस गिफ्ट को बेचते हैं और उस पर कुछ अर्न करते हैं और अगर वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आता है तो सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 लगेगा और कैपिटल गेन्स हेड में जो है आपकी इनकम टैक्सेबल होने वाली है, राइट? बिफोर वी एंड दिस वीडियो, एक बार फिर से आई थैंक ग्रो फॉर इंक्लूडिंग अस इन देयर नेटवर्क, एंड बिकॉज ऑफ ग्रो इट इज पॉसिबल कि हम लोग आपके पास नॉलेजेबल वैल्यूएबल कंटेंट पहुंचा पा रहे हैं। ऑल द बेस्ट।